Welcome to Bio Super Neat classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चलते चलते काफ़ी दिन हो गए, तो हम किंगडम मोनेरा पर हम चल रहे थे और ये किंगडम मोनेरा का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम आर्के बैक्टीरिया को देखेंगे, फिर हम यू बैक्टीरिया को देखेंगे, ठीक है, फिर हम किंगडम प्रोटिस्टा को देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम क्लियर करते चलेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए माइकोप्लाज्मा के बारे में भी हम देखेंगे आज। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन दी हुई हैं, लेकिन हमें माइकोप्लाज्मा थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। एशेरिया कोलाई बैक्टीरिया को देखना पड़ेगा डिटेल में। माइकोप्लाज्मा की कुछ फैमिलीज भी हैं, हमें उनको भी कुछ डिटेल में देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। बिना इनके बातचीत नहीं हो पाएगी। हमें कुछ ऐसा लगेगा कि हम कुछ अधूरा हमारा रह रहा है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कुछ अधूरा भी रहे। तो मैं स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए किंगडम मोनेरा एक्स्ट्रा स्टॉप पॉइंट्स। अब देखिए माइकोप्लाज्मा के बारे में हम देख रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है। माई फर्स्ट पॉइंट इज माइकोप्लाज्मा वाज डिस्कवर्ड बाय नोकार्ड एंड रॉक्स। ये नोकार्ड एंड रॉक्स 2 साइंटिस्ट थे और 1898 में इन्होंने माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी करी थी। तो यदि कोई पूछता है कि माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी किन साइंटिस्ट ने करी थी और किस ईयर में करी थी, तो आप बता सकते हैं बहुत इजीली। आंसर सामने है, नोकार्ड एंड रॉक्स। ये 1898 में की थी। यदि आपके आगे कोई और साइंटिस्ट का नाम आता है तो बिल्कुल भी मत मानिए, क्योंकि ये बिल्कुल माइक्रोबायोलॉजी की ऑथेंटिक बुक में से ली गई चीज़ें हैं जो आपको एक जगह पर कलेक्ट होके मिल रही हैं। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एज कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लूरोनिमोनिया डिसीज, ये निमोनिया करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कॉमनली पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का मीन्स होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म शॉर्ट में बोलते हैं हम पीपीएलओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं नोकार्ड। नोकार्ड एक साइंटिस्ट हैं, प्रपोस्टर माइकोप्लाज्मा। देखिए नोकार्ड नाम के साइंटिस्ट ने टर्म दिया था माइकोप्लाज्मा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ये बेराल नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने माइकोप्लाज्मा को इट इज एस्ट्रोकोकस माइकोडीज। देखिए माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा को हम और क्या बोलते हैं, एस्ट्रोकोकस माइकोडीज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एस्ट्रोकोकस माइकोडीज माइकोप्लाज्मा को नाम बेराल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, ये एक साइंटिस्ट हैं मेरा, ये लिखा हुआ है मेरा मोरोस, ये लिखा हुआ है मेरा मोरोस, साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने माइकोप्लाज्मा को एमएलओ बोला था। एमएलओ का मीन्स होता है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, एमएलओ की फुल फॉर्म होती है। देखिए माइकोप्लाज्मा के मैं आपको कितने नाम होते हैं मैं आपको बताता हूँ। माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा को हम एस्ट्रोकोकस माइकोडीज भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा को हम एमएलओ भी बोलते हैं, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोई भी शेप अपनी ले लेता है। ओके स्टूडेंट्स, और स्पाइरोप्लाज्मा, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा को हम जितने भी नाम आपको बताए हैं ये नाम आप याद रखें, और माइकोप्लाज्मा को स्पाइरोप्लाज्मा नाम भी हम देते हैं। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम स्पाइरोप्लाज्मा भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। देखिए माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का एक ऐसा ग्रुप होता है जिनकी सेल वॉल नहीं होती।
माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का एक ऐसा भी ग्रुप होता है जिनकी सेल वॉल नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए प्लेस्ड इन क्लास मॉलिक्यूट ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। ये कह रहा है प्लेस्ड इन क्लास, देखो जो जो माइकोप्लाज्मा है उनको हम एक क्लास में रखते हैं, क्लास का नाम है मॉलिक्यूट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इनको हम बैक्टीरिया की, माइकोप्लाज्मा को हम बैक्टीरिया की मॉलिक्यूट क्लास में रखते हैं, इसलिए इनको हम मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑर्डर माइकोप्लाज्माटेसी, माइकोप्लाज्माटेसी ये लिखा हुआ है ऑर्डर माइकोप्लाज्माटेसी इंक्लूड फॉलोइंग फैमिलीज। ये कह रहा है जो माइकोप्लाज्मा का जो ऑर्डर है, ऑर्डर कौन सा है माइकोप्लाज्मा का, मैंने आपको क्या बताया था, माइकोप्लाज्माटेसी है। ठीक है, इस माइकोप्लाज्माटेसी के अंदर माइकोप्लाज्मा की कुछ फैमिलीज आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पहली आपकी जो फर्स्ट फैमिली है, इस फर्स्ट फैमिली का जो नाम है आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है माइकोप्लाज्माटेसी, और दूसरा लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मीन्स होता है परजीवी, दो जो दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रिक्वायर्ड कोलेस्ट्रॉल फॉर ग्रोथ। देखिए जो माइकोप्लाज्मा की जो फैमिली है माइकोप्लाज्माटेसी, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स मेरी बात को, माइकोप्लाज्मा का जो ऑर्डर्स है या ये फैमिली है माइकोप्लाज्माटेसी, ठीक है, ये इस फैमिली के जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए अपनी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है रिक्वायर्ड कोलेस्ट्रॉल फॉर ग्रोथ। अब इसके अंदर इंक्लूड 2 जीनस, इनके अंदर 2 जीनस आते हैं। जो फर्स्ट जीनस का नाम है माइकोप्लाज्मा और सेकंड जीनस का नाम है यूरियोप्लाज्मा। ये जो यूरियोप्लाज्मा है इसको हम टी स्टेन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपका एकोले प्लाज्मोटेसी। ये क्या लिखा हुआ है, एकोले प्लाज्मोटेसी। ठीक है, ये जो एकोले प्लाज्मोटेसी टेसी ग्रुप के जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, दोज माइकोप्लाज्मा इंक्लूड विच इज सेप्रोफाइड। ये लिखा हुआ है आपका एकोले प्लाज्मोटेसी जो ग्रुप है माइकोप्लाज्मा का, इस ग्रुप के जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये आपके सेप्रोफाइट टाइप के होते हैं, यानी कि ये मृत और सड़े गले जीवों पर ये ग्रो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूं आपसे। ये लिखा हुआ है स्पाइरोप्लाज्मा। ठीक है, ये स्पाइरोप्लाज्मा भी इसी ग्रुप के ही मेंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्पाइरोप्लाज्मा भी क्या है, ये भी एक माइकोप्लाज्मा का ही ग्रुप है स्पाइरोप्लाज्मा। ठीक है, ये न्यू टाइप ऑफ पैथोजन है, ये एक आधुनिक प्रकार का पैथोजन है। ये पैरासाइट ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड सम प्लांट्स। ये परजीवी ये जो स्पाइरोप्लाज्मा है बैक्टीरिया, ये माइकोप्लाज्मा के अंदर ही आते हैं। ये पैरासाइट ऑफ आर्थ्रोपोडा पर ये ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। ओके, स्पाइरल शेप के होते हैं एंड रिक्वायर्ड कोलेस्ट्रॉल फॉर ग्रोथ। और ये जो स्पाइरोप्लाज्मा ग्रुप के जो माइकोप्लाज्मा हैं, इनकी ये स्पाइरल शेप के होते हैं और इनकी ग्रोथ के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपका, एनेरोप्लाज्मोटेसी। ये देखिए एनेरोप्लाज्मोटेसी लिखा हुआ है, इसका जो जीनस है एनेरोप्लाज्मोटेसी का जीनस होता है
ये एनेरोप्लाज्मोटेसी याद रखिए, ये ग्रुप है माइकोप्लाज्मा का, ठीक है। और इसका जो जीनस है एनेरोप्लाज्मा है, ठीक है। ये इस ग्रुप के जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये लिखा हुआ है एनेरोप्लाज्मोटेसी ग्रुप के जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, ये आपको प्रेजेंटली कहाँ मिलेंगे? कैटल्स में मिलेंगे। कैटल्स मीन्स होता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको हम कैटल्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए माइकोप्लाज्मा नॉट सेल वॉल, जो माइकोप्लाज्मा होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि जो अन्य प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आउटर लेयर क्या होती है? सेल वॉल होती है। और जो माइकोप्लाज्मा होता है इसमें आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसे होते हैं? हाईली पीलियोमॉर्फिक बिकॉज सेल वॉल इज absent नॉट फिक्स शेप और साइज। ये कह रहा है ये हाईली पीलियोमॉर्फिक होते हैं, देखिए, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती और इनका कोई भी निश्चित शेप और साइज नहीं होता। अब आप सोच रहे हैं सर ये पीलियोमॉर्फिक का मीन्स क्या होता है? देखिए, पीलियोमॉर्फिक का मीन्स होता है जिसका कोई भी निश्चित शेप और साइज नहीं हो। मैं दोबारा बोलता हूँ इस बात को, पीलियोमॉर्फिक का मीन्स होता है, ये जो ग्रीन से हाईलाइटेड पॉइंट है, पीलियोमॉर्फिक का मीन्स होता है जिसका कोई निश्चित शेप और साइज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये लिखा हुआ है हाईली पीलियोमॉर्फिक बिकॉज सेल वॉल इज अब्सेंट। ये माइकोप्लाज्मा पीलियोमॉर्फिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है और कोई भी इनका निश्चित शेप और साइज नहीं होता है। ओके, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो स्टूडेंट्स जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होते हैं वहाँ से ये पास हो सकते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है ये माइकोप्लाज्मा उस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से आर पार हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हमें दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप दिखाया सो क्रिएट कंफ्यूज विद वायरस, यानी कि जो वायरस और आप अदर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, यानी कि एक तरफ हम माइकोप्लाज्मा को रख दें और दूसरी तरफ हम वायरस को रख दें, तो वायरस जितना छोटा वायरस होता है उसी के समान ये माइकोप्लाज्मा होता है। जैसे वायरस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल जाता है, आर पार हो जाता है, ठीक है, इसी वायरस के मुकाबले दूसरा ऑर्गेनिज्म आपका माइकोप्लाज्मा होता है जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से आर पार हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा सराउंडेड बाय ट्राइलेयर्ड मेम्ब्रेन। ये आपसे क्या कह रहा है पॉइंट? ये पॉइंट आपसे कह रहा है ये आपका जो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, इसके चारों ओर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब ये जो माइकोप्लाज्मा है इसके चारों ओर 3 मेम्ब्रेन होती हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल इज मेन कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन सो द मेम्ब्रेन इज यूनिक। ये कह रहा है कि जो माइकोप्लाज्मा का जो मेन कंपोनेंट है, माइकोप्लाज्मा का मेन कंपोनेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, इसलिए माइकोप्लाज्मा की जो मेम्ब्रेन होती है वो यूनिक होती है और माइकोप्लाज्मा कैन टॉलरेट ऑस्मोटिक शॉक, और इसलिए माइकोप्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को सहन कर सकते हैं। टॉलरेट मीन्स होता है सहन करना, इसलिए माइकोप्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को सहन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कह रहा है माइकोप्लाज्मा इज ए स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग होते हैं, ये सबसे छोटे जीव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और माइकोप्लाज्मा बेटा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी कैपेबल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा में बी सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक पैथोजेंस। माइकोप्लाज्मा सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं,
ठीक है, मृत सड़े गले जीवों पर भी ग्रो कर सकते हैं, और पैथो और पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट मीन्स जो कैटल्स, गाय, भेड़, बकरियां, इन पर भी ग्रो कर सकते हैं। और पैथोजेनिक होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले। पैथोजेनिक का मीन्स होता है स्टूडेंट्स रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कह रहा है नेवर पॉजेस स्पोर, फ्लैजेला और फिमरी। और जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, माइकोप्लाज्मा में कभी भी आपको स्पोर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में कभी आपको फ्लैजेला नहीं मिलेगा और बैक्टीरिया की तरह, और कभी भी माइकोप्लाज्मा में आपको स्टूडेंट्स फिमरी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, जो माइकोप्लाज्मा की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 70 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस होती है। माइकोप्लाज्मा की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल तो होती नहीं है माइकोप्लाज्मा में, ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें वो 70 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है। ओके स्टूडेंट्स, और माइकोप्लाज्मा का जो जेनेटिक मटेरियल, यदि माइकोप्लाज्मा के मैं आपसे जेनेटिक मटेरियल की मैं बात करता हूं तो जेनेटिक मटेरियल माइकोप्लाज्मा में डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, माइकोप्लाज्मा में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, वो भी डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता माइकोप्लाज्मा में, और मे भी सर्कुलर और डिस्पर्सल, और इसमें सर्कुलर गोल, इसमें आपको डीएनए के स्ट्रैंड आपको गोल सर्कुलर भी आपको मिल सकते हैं। ओके, अब देखिए माइकोप्लाज्मा में 70S राइबोसोम मिल सकते हैं साइटोप्लाज्म में। माइकोप्लाज्मा के साइटोप्लाज्म में 70S राइबोसोम मिल सकते हैं। वेरी IMP फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट, हर चीज़ में ये काम आ सकते हैं। ओके, माइकोप्लाज्मा कैन बी कल्चर्ड इन लेबोरेटरी, माइकोप्लाज्मा को आप लेबोरेटरी में आप कल्चर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कर नहीं सकते, करते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज ए फैकल्टेटिव और एनारोबिक ग्रोथ बेटर इन एरोबिक कंडीशन। देखिए फैकल्टेटिव जो वर्ड आया है यहाँ पे, फैकल्टेटिव का मीन्स होता है विकल्पिक, फैकल्टेटिव का मीन्स होता है बेटा विकल्प। तो देखिए बेटा, ग्रोथ माइकोप्लाज्मा की बेटर ग्रोथ जो है आपके एरोबिक कंडीशन में होती है। माइकोप्लाज्मा की जो बेटर ग्रोथ होती है वो एरोबिक कंडीशन में होती है। ओके, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, जब O2 प्रेजेंट नहीं होती, तब माइकोप्लाज्मा एनारोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं। ओके, बट बेटर ग्रोथ इज इन एनारोबिक कंडीशन, नॉट आपके एनारोबिक, यानी कि एरोबिक कंडीशन में बेटर ग्रोथ करता है माइकोप्लाज्मा, एनारोबिक कंडीशन में बेटर ग्रोथ नहीं कर सकता। तो इसमें फैकल्टेटिव का मीन्स विकल्प, यानी कि एरोबिक और एनारोबिक, मतलब विकल्प माइकोप्लाज्मा के पास ऑलवेज विकल्प रहता है। भैया ऑक्सीजन मिलेगी तो अभी मैं जी लूंगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अभी मैं जी सकता हूँ, बीमारी तो करूंगा लेकिन मैं मानूंगा नहीं। माइकोप्लाज्मा बोलता है ये, ठीक है। माइकोप्लाज्मा ग्रोथ टेम्परेचर, तो माइकोप्लाज्मा को अपनी ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है स्टूडेंट, वो 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर मैं आपसे बात करूं माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 20 से लेके 41 टेम्परेचर होना चाहिए माइकोप्लाज्मा की बेटर ग्रोथ के लिए। ओके, देखिए अब मैं बात करता हूं माइकोप्लाज्मा डज नॉट सर्वाइव 41 टेम्परेचर, और एक तरह से मैं आपसे ये मैं बात कर रहा हूं कि माइकोप्लाज्मा 41 टेम्परेचर पर सर्वाइव, कई सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो 41 टेम्परेचर पर माइकोप्लाज्मा सर्वाइव नहीं भी कर पाते हैं। ओके, अब देखिए कल्चर मीडियम मस्ट हैव 20% ह्यूमन सीरम और हॉर्स सीरम एज कोलेस्ट्रॉल सोर्सेज। ये आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है जो कल्चर मीडियम माइकोप्लाज्मा को कल्चर करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो कल्चर मीडियम माइकोप्लाज्मा को कल्चर करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इनमें 20% ह्यूमन सीरम
इनमें 20% ह्यूमन सीरम या हॉर्स सीरम का यूज किया जाता है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल का सोर्स होते हैं और बगैर कोलेस्ट्रॉल के माइकोप्लाज्मा ग्रोथ नहीं कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिए मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को, आपको कोई बताएगा नहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप चाहे किसी भी चैनल पर जाके चले जाना, आपको इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, देख लेना आप, ठीक है। लेकिन मैं आपके बेटरमेंट के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आपसे यदि कोई एनसीईआरटी से बाहर भी पूछे आप आंसर कर पाओ, ओके, क्योंकि आप मेरे नाम को कैरी करते हैं, आप मेरे से जुड़े हुए हैं, आप लोग सुनील सर के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आपको हर चीज आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा कॉलोनी इज बाइफेजिस फ्राइड एग कॉलोनी। अब देखिए जो माइकोप्लाज्मा, अब देखिए, अब मैं आपको इस कॉलोनी का मीन समझाता हूँ। एक कल्चर प्लेट लेते हैं, एक कल्चर प्लेट में हमने बैक्टीरिया रखा और बैक्टीरिया को हमने क्या किया, हमने नॉरिशमेंट दिया तो माइकोप्लाज्मा ग्रो करेगा। माइकोप्लाज्मा जब ग्रो करेगा तो वो अपनी कई सारे अपने ग्रुप बना लेगा उस कल्चर प्लेट में, उसको हम कॉलोनी बोलते हैं माइकोप्लाज्मा की। और माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी के लिए हम फ्राइड एग वर्ड भी यूज करते हैं। माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी के लिए हम फ्राइड एग कॉलोनी भी यूज करते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, इस बात को याद रखिए स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है पेरिपेरल पार्ट ट्रांसल्यूसेंट बट सेंट्रल पार्ट ऑब्क्यू, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पेरिपेरल पार्ट ट्रांसल्यूसेंट बट सेंट्रल पार्ट ऑब्क्यू, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा जो खास बात नहीं है। पेरीफेरी का मीन्स होता है साइड वाले पार्ट पारदर्शी होते हैं और जो सेंट्रल पार्ट जो बीच का भाग होता है वो अपारदर्शी होता है। ऑब्क्यू मीन्स अपारदर्शी। ओके, माइकोप्लाज्मा इज ए कीमोहेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो कीमोहेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। कीमोहेट्रोट्रॉफ का मीन्स होता है ये अपना भोजन ऑर्गेनिक सोर्स से ले लेते हैं स्टूडेंट्स। माइकोप्लाज्मा इज ए कीमोहेट्रोट्रॉफ। कीमोहेट्रोट्रॉफ का मीन्स केमिकल के द्वारा फूड ये अपना लेते हैं, यानी कि ये अपना भोजन ऑर्गेनिक सोर्सों से ही प्राप्त कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लैक एबिलिटी टू सिंथेसाइज प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। ये कह रहा है जो माइकोप्लाज्मा के अंदर जो डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, उसमें माइकोप्लाज्मा में प्यूरिन और पायरिमिडिन ये डीएनए के केमिकल हैं। जब आप 12th क्लास में आओगे तब मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैं डीएनए आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये क्या कह रहा है, जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा में प्यूरिन नाम का केमिकल और पायरिमिडिन नाम का केमिकल बनाने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। ये होस्ट सेल से इसको लेते हैं, यानी कि होस्ट सेल मीन्स किसी के ऊपर ये ग्रो करने लगे तो ये प्यूरिन और पायरिमिडिन नाम के केमिकल ये वहाँ से लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है ये आपसे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ये एक एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन एंड ये आपका लिखा हुआ है सिफ्लोस्पोरिन। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंड सिफ्लोस्पोरिन आर एक्ट ऑन सेल वॉल फॉर्मेशन प्रोसेस। ये कह रहा है आपसे जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन और सिफ्लोस्पोरिन, ठीक है, ये सेल वॉल पर काम करती हैं। इसलिए जब कभी माइकोप्लाज्मा से बीमारियां होती हैं ह्यूमन बींग्स को तो ये एंटीबायोटिक काम नहीं करती और ये माइकोप्लाज्मा से होने वाली बीमारी को ठीक नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये पेनिसिलिन और सिफ्लोस्पोरिन नाम की जो एंटीबायोटिक है ये केवल सेल वॉल के ऊपर वर्क करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एंटीबायोटिक, अब नेक्स्ट एंटीबायोटिक का बात करते हैं हम। एंटीबायोटिक लाइक टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। दो एंटीबायोटिक हैं, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक आर यूज्ड इन माइकोप्लाज्मा डिसीज बिकॉज दिस एंटीबायोटिक स्टॉप द प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। अब देखिए दो एंटीबायोटिक का स्टूडेंट्स यहाँ पर
जिक्र किया गया है। जैसे कि पहली एंटीबायोटिक की हम बात कर लें तो टेट्रासाइक्लिन लिखा हुआ है और दूसरी एंटीबायोटिक लिखी हुई है एरिथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक क्या करती हैं, जो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो ट्रांसलेशन हो रहा होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ट्रांसलेशन हो रहा होता है, ये उसको जाके रोक देती हैं और माइकोप्लाज्मा मर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट लाइक टोरिकुलेट, ये क्या कह रहा है, सरफेस एक्टिव एजेंट लाइक टोरिकुलेट एंड डिजिटोनिन डिस्ट्रॉय द मेम्ब्रेन ऑफ माइकोप्लाज्मा। दो केमिकल हैं, ये दो केमिकल के नाम हैं। ये पहले केमिकल का नाम है टोरिकुलेट और दूसरे केमिकल का नाम है डिजिटोनिन। ये केमिकल माइकोप्लाज्मा की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा ये बडिंग करता है और ये बडिंग माइकोप्लाज्मा रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करता है, बडिंग के द्वारा। और ये जो माइकोप्लाज्मा बडिंग करता है और ये छोटी छोटी बड बनाता है माइकोप्लाज्मा और इन बड्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्री बॉडीज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके आगे डिसीज आ गई हैं स्टूडेंट्स, माइकोप्लाज्मा की कुछ डिसीज है सामने आपके। जैसे कि कुछ डिसीज हैं सामने आप लोग देख पा रहे हैं डिसीज। पहली हमारी जो फर्स्ट डिसीज का नाम है ये एस्टर येलो डिसीज है। ये माइकोप्लाज्मा जो प्लांट के अंदर पौधों के अंदर जो बीमारियां करता है, ये उन बीमारियों के नाम है स्टूडेंट्स। तो पहली बीमारी का नाम है ये एस्टर येलो डिसीज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एस्टर येलो डिसीज। एस्टर येलो डिसीज ये पहली बीमारी प्लांट में खोजी गई थी। यानी कि प्लांट के अंदर पहली बीमारी कौन सी देखी गई थी, एस्टर येलो डिसीज। दूसरी बीमारी है एल्फा विचिज ब्रूम, जो दूसरी प्लांट में बीमारी है, बीमारी का नाम है एल्फा विचिज ब्रूम। थर्ड डिसीज है लिटिल लीफ। फोर्थ लीफ है क्लोवर ड्राफ, ठीक है। फिफ्थ है क्लोवर फाइलोड। सिक्स है मलबेरी ड्राफ्ट। सेवेंथ है बंची टॉप ऑफ पपाया। एट्थ है राइस स्ट्रीप, सैंडल स्पाइक, वाइट लीफ ऑफ शुगर कैन, येलो ड्राफ्ट ऑफ टबैकू। ओके, और 12th है चेस्ट एंड नट। ये सारी माइकोप्लाज्मा बीमारियां करता है जो प्लांट में, ये उन बीमारियों के नाम है। चलिए थोड़ी सी बीमारी और हैं, ये है मेज ड्राफ्टनेस, सिट्रस ग्रीनिंग, बिग बड ऑफ टमेटो। ये सारी डिसीज प्लांट में होती हैं माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है माइकोप्लाज्मा डिफरेंस फ्रॉम वायरसेस इन बीइंग्स सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन। देखिए माइकोप्लाज्मा, यदि अब ऐसा हम करते हैं, एक वायरस को ले लेते हैं, एक कल्चर प्लेट लेते हैं, बात को पूरी मेरी समझिएगा ध्यान से। एक कल्चर प्लेट लेते हैं, उस कल्चर प्लेट में हम वायरस को रखते हैं और माइकोप्लाज्मा को रखते हैं। अब हमें पहचानना है कि कौन सा वायरस है, कौन सा क्या है, माइकोप्लाज्मा है। तो हम सिंपल सा काम करेंगे, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक लेंगे। मैंने आपको बताया था कि टेट्रासाइक्लिन और इरेथ्रोमाइसिन दो एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो माइकोप्लाज्मा की बीमारी को ख़त्म कर देती हैं और ये माइकोप्लाज्मा के क्या करती हैं, ये माइकोप्लाज्मा के अंदर जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन होता है उसको ये रोक देती हैं। सेल के अंदर जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन चल रहा होता है ये उसको रोक देती हैं और माइकोप्लाज्मा मर जाता है। तो देखिए हम कल्चर प्लेट में एक तरफ माइकोप्लाज्मा लेंगे और वायरस लेंगे और हम क्या करेंगे, ऊपर से हम टेट्रासाइक्लिन को डाल देंगे। जब टेट्रासाइक्लिन को डाल देंगे तो वायरस उस टेट्रासाइक्लिन से नहीं मरेगा, ठीक है, और माइकोप्लाज्मा मर जाएगा। तो हम पहचान जाएंगे कौन सा वायरस है और कौन सा माइकोप्लाज्मा। इसलिए ये पॉइंट
पॉइंट लिखा हुआ है, माइकोप्लाज्मा डिफर्स फ्रॉम वायरसेस इन बीइंग सेंसिटिव टू साइक्लिंग। ठीक है, और देखिए वायरस पर किसी भी एंटीबायोटिक का असर इसलिए नहीं होता है क्योंकि वायरस के अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। दोबारा बोलता हूँ, देखिए वायरस एंटीबायोटिक से इसलिए नहीं मरता क्योंकि वायरस के अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन प्लांट्स, इन प्लांट माइकोप्लाज्मा लिव इन सीव ट्यूब ऑफ सेल्स ऑफ फ्लोएम। ठीक है, ये क्या कह रहा है पॉइंट आपसे, ये कह रहा है जो माइकोप्लाज्मा है, जो माइकोप्लाज्मा है वो आपका कहाँ रहता है, ये आपका ये जो प्लांट है, प्लांट के अंदर फ्लोएम होता है, फ्लोएम के ये सीव ट्यूब सेल्स में रहता है। जब हम आपके प्लांट के बारे में हम प्लांट फिजियोलॉजी देखेंगे तब मैं आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए, जो माइकोप्लाज्मा है वो प्लांट का जो फ्लोएम होता है उसकी सीव ट्यूब सेल्स में रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो माइकोप्लाज्मा स्टेन बाई, ठीक है, माइकोप्लाज्मा को हमें स्टेन करना है। स्टेन का मीन्स मैंने बताया था आपको कि कलर करना। माइकोप्लाज्मा को यदि आपको स्टेन करना है तो स्टेन का नाम होता है जिम्सा स्टेन। ओके स्टूडेंट्स, गोल्डन साल्ट आयुर्वेदिक कैन इनिबिट ग्रोथ ऑफ माइकोप्लाज्मा। अब देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, ये पॉइंट कह रहा है यदि जो आयुर्वेदिक में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं उनमें गोल्डन साल्ट पाया जाता है जिससे माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ इनिबिट हो जाती है। इनिबिट का मीन्स होता है माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ रुक जाती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये जो रिकेटेसिया लिखा हुआ है ये भी माइकोप्लाज्मा के अंदर ही आते हैं। ये जो रिकेटेसिया लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये भी माइकोप्लाज्मा के अंदर आते हैं। इनको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाई रिकेटेसिया। देखिए रिकेटेसिया जो बैक्टीरिया है ये भी माइकोप्लाज्मा के अंदर है। फर्स्ट टाइम इसको जो ऑब्जर्व किया था वो साइंटिस्ट रिकेट्स ने किया था। और टर्म रिकेटेसिया, जो टर्म है, टर्म रिकेटेसिया प्रपोज्ड बाई साइंटिस्ट ये लिखा हुआ है रॉच एंड लीमा। ये रॉच एंड लीमा नाम के दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने टर्म रिकेटेसिया को प्रपोज किया था। ओके स्टूडेंट्स, रिकेटेसिया स्मॉल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। जो रिकेटेसिया होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके छोटे होते हैं, ठीक है, और बगैर होस्ट के सरवाइव ये नहीं कर सकते हैं, ये सेल के अंदर रहते हैं। देखिए जो रिकेटेसिया होते हैं ये भी माइकोप्लाज्मा के अंदर ही आते हैं बैक्टीरिया, ये सेल के अंदर रहते हैं। देखिए रिकेटेसिया स्मॉल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी कि सेल के अंदर जीते हैं और मेनली पैरासाइट ऑन ब्लड सकिंग। और ये क्या करते हैं, ये आपका इंसेक्ट का ये ब्लड सक करते हैं। और रिकेटेसिया रॉड शेप होता है। जो रिकेटेसिया हमें देखने को, यदि आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यदि आप देखोगे किसको, रिकेटेसिया को, तो ये आपका रॉड शेप दिखाई देंगे रिकेटेसिया और सर्कुलर दिखाई देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके आगे। नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं आपसे बात करता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है रिकेटेसिया सेल वॉल। रिकेटेसिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है और ये मल्टीप्लाई बाय फिशन। रिकेटेसिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है और ये फिशन के द्वारा, बाइनरी फिशन के द्वारा ये मल्टीप्लाई करता है। याद रखिए रिकेटेसिया ऑलवेज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। रिकेटेसिया होते हैं ये हमेशा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। और रिकेटेसिया कैन ग्रो मिनरल मीडियम, स्ट्रेन। देखिए मैंने आपको बताया रिकेटेसिया ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया है ना, रिकेटेसिया ये
डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके आगे आ गया है, ये मैं यदि नेक्स्ट पॉइंट की आपको दिखाई दे रहा है, रिकेटेशिया प्रोड्यूस फॉलोइंग डिसीज। रिकेटेशिया प्रोड्यूस फॉलोइंग डिसीज, जो रिकेटेशिया है बीमारी कौन कौन सी करता है? पहली बीमारी करता है टाइफस नाम की, दूसरी क्यू फीवर, थर्ड रॉकी स्पॉटेड माउंटेन फीवर, रॉकी स्पॉटेड माउंटेन फीवर नाम की भी बीमारी करता है, और रिकेटेशिया पॉक्स और ट्रेंच फीवर। ये सारी बीमारियां कौन करता है? ये अकेला एक अकेला बैक्टीरिया रिकेटेशिया करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कॉक्सिला, ये लिखा हुआ है कॉक्सिला बर्नेटी। कॉक्सिला बर्नेटी इज रिकेटेशिया, एक रिकेटेशिया है, ठीक है। इसका नाम है, ये एक रिकेटेशिया है, इसका नाम है रिकेटेशिया का कॉक्सिला बर्नेटी नाम का एक रिकेटेशिया है। इसकी जेनरा क्या है? विच इज़ रेसिस्टेंट टू लाइसोसोमल एंजाइम। देखो कॉक्सिला बर्नेटी जो है रिकेटेशिया है जो लाइसोसोम एंजाइम से जो लाइसोसोम एंजाइम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। हमारी सेल के अंदर जो लाइसोसोम होते हैं उनके पास एंजाइम होते हैं। ये वाला एंजाइम रिकेटेशिया सेल के अंदर रहता है, ये वाला एंजाइम, ठीक है, सॉरी ये वाला रिकेटेशिया सेल के अंदर रहता है और लाइसोसोम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, ठीक है। और इसका नाम है, इस रिकेटेशिया का नाम है कॉक्सिला बर्नेटी। याद रखिए मेरी बात को। अब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ रिकेटेशिया डिसीज। अब देखिए जो रिकेटेशिया है इसका ट्रीटमेंट क्या है? इस रिकेटेशिया का जो ट्रीटमेंट है, रिकेटेशिया में जो कौन सी हमको एंटीबायोटिक देनी है, तो पहली एंटीबायोटिक का नाम है क्लोरोफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। जो रिकेटेशिया बीमारी है, ठीक है, ये क्लोरोफेनिकोल एंटीबायोटिक और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से सही होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। ये फिर क्लेमाइडी, ये लिखा हुआ है क्लेमाइडी। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? क्लेमाइडी, ठीक है। ये क्लेमाइडी भी माइकोप्लाज्मा के अंदर आते हैं, ये भी एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं क्लेमाइडी। देखिए ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट होते हैं और इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। ये अपने लिविंग होस्ट के बगैर नहीं रह सकते और सेल के अंदर ये पाए जाते हैं, क्लेमाइडी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। पैरासाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल बर्ड्स। जो पैरासाइट है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी मिल जाते हैं और एनिमल्स और बर्ड्स में भी मिल जाते हैं। वेरी स्मॉल कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। यदि माइकोप्लाज्मा है और वो किसी भी प्रजाति का है तो वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास इजीली हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आल्सो कॉल्ड एनर्जी पैरासाइट बिकॉज इट डायरेक्टली टेक एटीपी फ्रॉम होस्ट सेल। ये जो क्लेमाइडी है ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है? ये होस्ट सेल के डायरेक्ट एटीपी से अपनी एनर्जी लेता है क्लेमाइडी बैक्टीरिया। ओके, अब देखिए कॉजेटिव एजेंट ऑफ फॉलोइंग डिसीज। अब इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? पहली बीमारी का नाम है कॉन्जुगेटिव, ठीक है, और दूसरी बीमारी है, दूसरी बीमारी का नाम है ट्रैकोमा। थर्ड बीमारी है इन्फेंट निमोनिया और फोर्थ है जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। फिफ्थ है एटिपिकल निमोनिया। ओके स्टूडेंट्स, निमोनिया भी कई प्रकार के होते हैं और हर निमोनिया का इलाज अलग अलग तरह से होता है। जरूरी नहीं है एक ही एंटीबायोटिक हर निमोनिया में काम करे, डिपेंड करता है किस से आपके कौन से बैक्टीरिया से ये निमोनिया हुआ है। सपोज करिए डिप्लोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनी, उससे यदि निमोनिया हुआ है तो उसका इलाज अलग तरह से होता है। और यदि अगर आपका माइकोप्लाज्मा नाम के बैक्टीरिया से निमोनिया हुआ है तो इसका इलाज अलग तरह से होता है। आगे बात कर लेते
बीचों बीच में एक तंतु होता है, उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिव फॉर स्पेसिफिक डिसीज, ये जो है ये बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि मैं बात करूं, बीमारी, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय स्पाइरोचेट होती है। सेकंड बात करें इस ग्रुप, और इस ग्रुप में बैक्टीरिया ट्रोफोनिमा नाम के ट्रोफोनिमा भी आते हैं। ये बीमारी स्पाइरोचेट से होती है। और इसके जो बैक्टीरिया का जो नाम है, जो बैक्टीरिया सेल्स नाम की बात करता है, सामने लिखा हुआ है बैक्टीरिया ट्रोफोनिमा पैलिडियम बैक्टीरिया से होती है। उसके बाद बीमारी बहुत सुना है आप लोगों ने, एस्चेरिचिया कोलाई का नाम बहुत सुना है। एस्चेरिचिया कोलाई क्या चीज है, तो आज एस्चेरिचिया कोलाई को भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम, बिना डिटेल के मजा नहीं आता बेटे। अब देखिए एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पहली बार फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड, जो पहली बार एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को अलग किया था वो एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने फर्स्ट टाइम एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को अलग किया था 1885 में। और आल्सो कोलाई, और इस बैक्टीरिया को हम बैसिलस कोलाई के नाम से भी हम पुकारते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इन 1920 इट वाज नेम्ड एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई नाम पहले इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया था, उस वक्त इस बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस कोलाई। बाद में इस बैक्टीरिया का नाम एस्चेरिचिया पड़ गया। याद रखिए एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया इज ऑलवेज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और ये नॉन कैप्सूल होते हैं, इनके ऊपर कैप्सूल जैसी कोई लेयर नहीं होती। बैसिलस रॉड से बैक्टीरिया होते हैं। फिर कर लेते हैं ये जो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है, 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर की लेंथ डायमीटर 0.4 से लेके 0.7 होता है। ओके, इट पेरिट्राइकस बैक्टीरिया, इट इज एनारोबिक बैक्टीरिया। और देखिए एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पेरिट्राइकस होते हैं। पेरिट्राइकस का मीन्स होता है इसके चारों तरफ फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, पेरिट्राइकस का मीन्स होता है, ठीक है। और क्या है, इट इज फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव का मीन्स मैंने आपको बताया था विकल्प। इस एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के पास विकल्प भी होता है। यदि इस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिल रही है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, यदि इस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। इसलिए पॉइंट लिखा हुआ है इट इज ए फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ये कह रहा है एस्चेरिचिया कोलाई ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 फॉर ग्रोथ। जो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है उसकी जो ऑप्टिमम ग्रोथ हो सकती है वो 37 टेम्परेचर तक हो सकती है। और एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया कॉलोनी, जो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया की जो कॉलोनी बनेगी कल्चर प्लेट में वो पिंक कलर की बनेगी या ऑप्क्यू कलर होगा। यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई की जो कॉलोनी बनेगी कल्चर प्लेट में वो या तो पिंक कलर होगा उस कॉलोनी का बैक्टीरिया की, या ऑप्क्यू होगा। ऑप्क्यू मीन्स होता है अपारदर्शी। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिए इस पॉइंट मेरे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। कर्सर नहीं चल रहा, थोड़ा सा एक मिनट कर्सर मेरा। देखिए ई कोलाई बैक्टीरिया हैविंग 4 टाइप ऑफ एंटीजन। जो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया होता है उसमें 4 टाइप के एंटीजन्स देखने के लिए हमें मिलते हैं। हम फर्स्ट एंटीजन की यदि हम बात करें तो फर्स्ट एंटीजन होता है, एक मिनट स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट स्टूडेंट्स। हाँ ये चल गया। ये जो फर्स्ट एंटीजन होता है वो एंटीजन एच होता है, सेकंड एंटीजन ओ होता है, थर्ड एंटीजन के होता है, फोर्थ एंटीजन एफ होता है। ओके, दीज 4 स्पेसिफिक एंटीजन फाउंड इन एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। ये 4 टाइप के एंटीजन्स एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में मिलते हैं। प्रेजेंट इन द एनिमल्स
कोलोन एंड इंटेस्टाइन। और ये बैक्टीरिया चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल हो, ये इंटेस्टाइन की ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन की कोलोन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई हैज़ 2 पावरफुल टॉक्सिन। एस्चेरिचिया कोलाई के पास 2 पावरफुल टॉक्सिन होते हैं जिससे वो बीमार करता है। पहला टॉक्सिन का नाम है एंट्रोटॉक्सिन, सेकेंड टॉक्सिन का नाम है वीरोटॉक्सिन, ठीक है। और थर्ड टॉक्सिन का नाम है, 2 लिखा हुआ है लेकिन तीसरा टॉक्सिन और बता रहा हूँ, हीमोलाइसिन। थर्ड टॉक्सिन का नाम है हीमोलाइसिन। इट इज़ टॉक्सिन फाउंड इन लेस अमाउंट। ये जो हीमोटॉक्सिन है एस्चेरिचिया कोलाई में, ये कम मात्रा में पाया जाता है। इन ह्यूमन प्रेजेंट एज नॉर्मल इंटेस्टाइन बैक्टीरिया, और ये ह्यूमन के अंदर नॉर्मल रहते ही हैं, ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहते हैं नॉर्मल, ठीक है। बट इट मे बी पैथोजेनिक, लेकिन ये पैथोजेनिक भी होते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया इज नॉट ए सिम्बायोटिक। एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया सिम्बायोटिक नहीं होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई नहीं होते हैं। सिम्बायोटिक का मीन्स होता है कि भाई आप मतलब दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होना, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। यानी कि 2 बच्चे हैं रामू और चिंटू, रामू को चिंटू से फ़ायदा हो रहा है, चिंटू को रामू से फ़ायदा हो रहा है, इसको बोलते हैं हम बेटा सिम्बायोटिक, यानी कि दोनों का एक दूसरे से फ़ायदा होना। अब बात कर लेते हैं फॉलोइंग डिसीज में अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शंस। अब देखो एस्चेरिचिया कोलाई से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होता है, डायरिया भी होता है, पैथोजेनिक इन्फेक्शन भी होता है और सेप्टिमिया भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा सा चलो बता देता हूँ। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज ए स्पाइरल स्पेस बैक्टीरियम। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है ये आपका कैसा होता है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है। डेट लिव इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच, ये स्टोमच की लाइनिंग में रहता है। एंड इज द मेजर कॉजेज ऑफ 9 आउट ऑफ 10 अल्सर, 90% कॉजेज। जो 90% अल्सर होता है पेट में वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया से होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया चला जाता है आपका स्टोमच में और ये स्टोमच की ये म्यूकोसा को खाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए द स्टोमच कंटेन ए थिक म्यूकोसा लेयर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इट्स ऑन गैस्ट्रिक जूस विच कैन डिग्रेड बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ओके, चलिए अब ज़्यादा मैं आपसे बातचीत नहीं करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है बैक्टीरिया, इसका जो मेन सिम्टम होता है वो खाना खाने के बाद या बीच में मरीज को तेज पेट में जलन होना या सुबह उठने से पहले तेज पेट में जलन होना, या एक सिम्टम्स है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आ चुका है। ये एक अकेला मात्र सिम्टम्स है कि आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन हो चुका है और अल्सर डेवलप हो रहा है। और इसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान होता है। इसका ट्रीटमेंट जो एंटीबायोटिक का नाम बता रहा हूँ, एमोक्सिलिन और टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक होती हैं, ठीक है। ये एंटीबायोटिक बड़ी कॉमन है। ये 7 से 8 दिन तक का इसका कोर्स होता है, 7 से 8 दिन या 10 दिन तक का इसका कोर्स होता है। ये ह्यूमन की बॉडी पर ये डिपेंड करता है ह्यूमन बींग्स की बॉडी पर, ठीक है। और ये 7 से 8 दिन का कोर्स लेने पर ये बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। और यदि अगर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन सही नहीं हुआ तो ये अल्सर कर देता है, गैस्ट्रिक अल्सर करता है पेट में, और ये अल्सर भी ठीक नहीं हुआ गैस्ट्रिक अल्सर तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये साइंटिस्ट की ये बहुत बड़ी खोज थी। पहली बार 2 बड़े साइंटिस्ट का नाम है बैरी जे और मार्शल एंड जे रॉबिन वेरन, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूँ, बैरी जे BARRY बैरी जे। सेकंड साइंटिस्ट का नाम है MARSHALL मार्शल, एंड थर्ड साइंटिस्ट का नाम है जे रॉबिन वेरन WARREN वेरन। इन्होंने बताया कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या करता है, गैस्ट्रिक अल्सर करता है, और इसके लिए इन बातों को बताने के लिए इन्हें 2005 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ में लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।